करते हैं आज का अपना नया टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी तक हमने समझ लिया कि हैरी और चैज ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उन्होंने बताया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल की तरह डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। बट फाइनली उसकी प्रॉपर्टीज बाद में जाके डिस्कवर हुई, मतलब जैसे ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद इसकी धीरे धीरे प्रॉपर्टीज डिस्कवर होने लगी। तो जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आज वही हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। अब कई ऑर्गेनिजम्स में तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करा था, बट कई वायरसेस ऐसे थे जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर रहा था। जैसे कि टोबैको में जो वायरस पाया जाता है, टोबैको मोज़ोइक वायरस, वो क्या एक आरएनए सीक्वेंसिंग से बना रहता है, मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, आरएनए। एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक वो भी वायरस है जिसमें आरएनए पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। और अपने को तो एक चीज मालूम है कि दैट आरएनए स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता है? स्टेबल नहीं होता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इनकी एक एक करके प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी, कोई भी जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी, ये रिप्लिकेट होना चाहिए। रिप्लिकेट यानी डिवीजन, REPLICAT, रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिप्लिकेटिंग मतलब अगर ये एक डीएनए है तो फर्दर ये जा करके सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक, ये सब डिवीजन अपन नहीं बात करेंगे, ठीक है। रिप्लिकेशन में अपना डिवीजन होना चाहिए और अपने को दो ठोक स्टैंड मिले। इस तरह से देखो, अपने पास एक शुरू में स्टैंड है, डीएनए का सीक्वेंस है, अब ये फर्दर डिवाइड होके दो सीक्वेंसिंग बनाना जरूरी है। रिप्लिकेशन यानी होता है कि वो डिवाइड हो और डिवाइड होके एक नए स्टैंड्स बनाए और एक नए कैरेक्टर्स के साथ, तो उसे बोला जाता है रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी। रिप्लिकेशन यानी डिवीजन समझ के चलो, एक ये हो जाएगा प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो ये म्यूटेशन शो करना चाहिए। म्यूटेशन क्या है? स्लो, मतलब एक स्मॉल चेंजेस इन डीएनए फ्रेम इज सेड टू बी म्यूटेशन। मतलब डीएनए में थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंजेस हुआ तो उस चेंज को ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। हम म्यूटेशन के कारण क्या क्या डिसऑर्डर होते थे ये पिछले चैप्टर में ही डिस्कस करके आ चुके थे, ठीक। तो जैसे म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन जैसे प्रोसेस को शो करना जरूरी है। म्यूटेशन क्या होता है? स्मॉल चेंजेस। क्यों ये म्यूटेशन शो करना चाहिए? अब ये आता है क्वेश्चन। म्यूटेशन तो शो करना चाहिए, डीएनए या आरएनए जो भी है जेनेटिक मटेरियल। अब म्यूटेशन क्यों शो करे भाई? डिसऑर्डर क्यों पैदा करे? डिसऑर्डर भी पैदा करना जरूरी है क्योंकि इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन मतलब बदलाव के लिए, ठीक। अगर इंसान के अंदर बदलाव नहीं आएगा तो वो डिफरेंट एडवांस कंडीशंस को सहन नहीं कर पाएगा। आज को जो पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट है, 100 साल पहले ऐसा कोई पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट अर्थ का नहीं था। तो इस तरह से हमारे में चेंजेस आया और हम इस आज के ग्लोबल वार्मिंग में जिंदा रह रहे हैं, इसके कारण इवोल्यूशन के कारण। तो म्यूटेशन ही यहाँ कारण बना जो जिसके कारण हम यहाँ आज जीवित है। तो म्यूटेशन शो करना जरूरी है। डीएनए है, यही सारा का सारा कोडिंग करेगा कि क्या इंसान कैसा होना चाहिए, मेंटल इंसान बनेगा या अच्छा इंसान बनेगा, ये सारा इसी के प्रॉपर्टीज है। ये हो गया रिप्लिकेशन, हो गया म्यूटेशन, हो गया। नेक्स्ट आता है मेंडेलियन कैरेक्टर्स को शो करना चाहिए। मेंडेलियन कैरेक्टर्स को शो करना चाहिए। मेंडेलियन कैरेक्टर्स को शो करना चाहिए मतलब अपने आप को ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स के हिसाब से ढालना चाहिए। जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर क्या बोलता था कि जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के हिसाब से ये खुद में ऐसा होना चाहिए। जैसे डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। आरएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। किसके थ्रू? गैमेट के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स में ढलना जरूरी है, तो ये एक मेंडेलियन कैरेक्टर्स फॉलो करना जरूरी है। चौथा रिप्लिकेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया।
इसके बाद मेंडेलियन कैरेक्टर, और आखिरी एक और लिख लो जो दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर भी ये जरूरी है कि ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल। तो स्टेबल यानी क्या? स्टेबल यानी कि वो स्ट्रक्चरली और केमिकल, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, मतलब इजीली वो खत्म ना हो जाए। जैसे मैं उस पर हीट अप्लाई किया, डीएनए खत्म, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, उसके लिए भी सर्टन लिमिट तक उसे हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जब हीट करेंगे तब जाके डीएनए दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा, और वहां भी वो डीएनए खत्म नहीं होगा, वो आरएनए में चेंज हो जाएगा। और आरएनए को भी हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, तब जाके वो आरएनए डिस्ट्रॉय होगा, पर एक सर्टन लिमिट के बाद डिस्ट्रॉय होगा। तो वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब आसानी से खत्म ना किया जा सके। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल फॉलो करेगा तो वो एक जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, और अगर नहीं फॉलो करता है तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं कहलाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज। अब ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इनके हिसाब, अब मैंने इसमें से बोला था कि जो स्टेबिलिटी वाला केस आता है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आरएनए के लिए वो केस अलग होता है और डीएनए के लिए वो केस अलग होता है। ऐसा क्यों? देखो, आरएनए में क्या होता है, आरएनए को बोला जाता है कि ये स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, ये इजीली ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये स्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके 2 प्राइम OH बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। डीएनए में क्या होता है? 3 प्राइम OH होता है। हम इसके दोनों के स्ट्रक्चर्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए का फाइनली डिस्कस स्ट्रक्चर को अभी जस्ट इसी के प्रॉपर्टी के बाद आरएनए वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे तो हम फाइनली डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। तो डीएनए में 3 प्राइम OH होता है, तो इसके कारण ये 3 प्राइम OH उतना ज्यादा रिएक्टिव, REACTIV रिएक्टिव नहीं होता है, नॉट रिएक्टिव। ठीक, ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। बट जो आरएनए में 2 प्राइम OH होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये आसानी से इनहेरिटेंस शो कर देता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसमें चेंजेस होते हैं। वायरसेस में क्या होते हैं, तुरंत उनकी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हुई, तुरंत कुछ सेकेंड्स में खत्म, प्लेट तुरंत स्टार्ट हुई, कुछ सेकेंड में कंप्लीट, तुरंत स्टार्ट हुई, कुछ समय में कंप्लीट, मतलब वो जिंदा हो रहे मर रहे, जिंदा हो रहे मर। तो इस तरह से आरएनए उनमें तक, मतलब उनमें जो जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, आरएनए में जो चेंजेस आ रहे हैं, बेसिस में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो कितना जल्दी तेज होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी कारण से आरएनए को हम एक गुड कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा है। ये जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत तेजी से गिरा देता है। कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज अ मैक्सिमम एनर्जी जो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए जरूरी होती है। कैटलिस्ट वही होता है। तो यहां भी आरएनए एज एक कैटलिस्ट की तरह ही वर्क करते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। मतलब अगर कोई काम 10 मिनट में होने वाला रहेगा तो उस काम को वो 5 ही मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, कैटलिस्ट का यही काम होता है। तो आरएनए एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, मतलब डिफरेंट सिंथेसाइजेस में। जैसे कि अगर बात करेंगे प्रोटीन की सिंथेसाइज हो गया, एंजाइम की सिंथेसाइज, तो ये डिफरेंट चीजों में, एमिनो एसिड्स की सिंथेसाइज, ये भी भूल रहे थे। तो ये डिफरेंट चीज की सिंथेसाइज कर लेता है बहुत जल्दी। तो ये आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। ठीक, तो जो हम आरएनए का जो कैटलिस्ट होता है उसे राइबोसोमल कैटलिस्ट बोलते हैं। RIZOMAL, राइबोसोमल। स्पेलिंग गलत हुआ होगा तो चेक कर लेना, ठीक है। चलो, स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्पेलिंग गलत होगा तो राइबोसोमल कैटलिस्ट, राइबोसोमल कैटलिस्ट बोलते हैं। अब डीएनए का हमने बात कर लिया, क्योंकि इसमें 3 प्राइम OH प्रेजेंट रहता है और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए डीएनए क्या होता है? केमिकली, CHEMIC, केमिकली प्लस स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। ये प्रॉपर्टीज क्लियर है। चलो, और हाँ, डीएनए की स्टेबिलिटी का एक और कारण है। क्या कारण है? कि इसमें थायामीन प्रेजेंट होता है,
मैंने उस दिन ही बताया था कि टी प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए की अगर बात करेंगे तो आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट रहता है, इसमें थायामीन प्रेजेंट रहता है, जो कि इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ाने का एक कारण सा बन जाता है। तो ये आ जाएगा दोनों में रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। अगर रिएक्टिव है तो उसका क्या फायदा है, अगर रिएक्टिव नहीं है तो उसका क्या घाटा है। तो ये सारी हमने बात अभी डिस्कस कर ली, ठीक है। इससे कोई डाउट आए, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, तो फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। चलो क्लियर। अच्छा, अब आता है इसके बाद केमिकली और रिएक्टिव, ये सब बात कर ली है। अब जो हमने जेनेटिक मटेरियल की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए तो पूरा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेशन शो करना चाहिए। नहीं समझ आया, चलो डुप्लीकेशन है क्या, स्पेलिंग देख लेना। डुप्लीकेशन है क्या, जनरली डुप्लीकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सेल नहीं, यहाँ डीएनए की बात करें तो डीएनए, जिसमें डुप्लीकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें फर्दर डीएनए डिवाइड होंगे और उनके नंबर्स इंक्रीज करेंगे। अब देखो डीएनए ये किस तरह से रिलेटेड है, अब मैं पूरे कहानी से। डुप्लीकेशन में क्या है, डीएनए डिवाइड होंगे और उनके नंबर इंक्रीज करेंगे। अगर डीएनए के नंबर इंक्रीज करेंगे सेम टू सेम, ये क्या, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेंज यूज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक के और अंदर जाओ, न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज करेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ज्यादा बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बढ़ेंगे तो एक तरह से हम बोल सकते हैं डीएनए बढ़ेगा, डीएनए का नंबर बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं किसका, जीन के नंबर बढ़ेंगे, जीन के नंबर बढ़ेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं वो उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा और बेसिकली बोल सकते हैं कि डेवलप्ड स्टेज में आएगा। अब डेवलप स्टेज में अगर न्यूक्लियस आएगा तो 20 से डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो एक तरह से टिश्यू का डिवीजन होगा, टिश्यू डिवीजन होगा तो सेल नंबर, मतलब एक तरह से टिश्यू अपने बॉडी में इंक्रीज करेंगे और एक छोटा सा बच्चा से लेके एक बड़ा सा इंसान मेरे तरह से बन जाएगा। तो पूरा कहां से रिलेटेड है, ये सारी चीजें, पूरी की पूरी चीजें रिलेटेड है डुप्लीकेशन से। हमने ये स्टोरी स्टार्ट की, समझा। तो डुप्लीकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, डुप्लीकेशन इज जनरली अ प्रोसेस इन विच क्या, क्रोमोसोम नहीं, डीएनए, इन विच डीएनए और एज अ जेनेटिक मटेरियल्स डिवाइड करते हैं। अब डुप्लीकेशन किस प्रॉपर्टी के कारण, डुप्लीकेशन किस किस कारण से होता है, देखो डुप्लीकेशन यानी सिंपल अपने पास इस तरह से एक डीएनए है, ठीक है ना, इस तरह से एक डीएनए है। अब ये डीएनए डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, तो ये क्या, जैसे ही मैंने इसे हीट किया तो ये बीच से टूट जाएगा और ये 2 टेम्पलेट्स बना लेगा, 1 2 और इधर साइड भी एक, ठीक, इस तरह से टेम्पलेट्स बना लेगा। टेम्पलेट क्या, इस तरह से टेम्पलेट बना लेगा, ये 2 ठोक। अब यहाँ पास न्यू बेसिस ऐड हो जाएंगे, नाइट्रोजन बेसिस, दोनों साइड ऐड हो जाएंगे, इधर साइड भी इधर साइड भी। तो एक इनडायरेक्टली बोलो नाइट्रोजनस बेसिस एक कारण बन जाएगा, मतलब यहाँ बेसिस एक कारण बन जाएंगे डुप्लीकेशन के, क्योंकि अगर बेसिस प्रेजेंट है तो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यानी नए नए बेसिस इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये फाइनली एक स्टैंड। अब ये एक तो ये कारण आ जाएगा, दूसरा यहाँ एक तो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ कारण आ जाएंगे डुप्लीकेशन के, और दूसरा एडिशनल किस कारण से डुप्लीकेशन हो पाता है, तो एक तो नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री को सिंपल एक्सप्लेन कर सकता हूं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री को आप सिंपल समझ सकते हो कि अगर 2 डीएनए के, जैसे ये मैंने एक डीएनए लिया, सॉरी एक डीएनए ले लो, एक डीएनए को मैंने उठाया, ठीक, ये इस तरह से मेरे पास डीएनए है। अब मैं इसके बीच में हीटिंग प्रोसेस से इसको अलग कोशिश करूंगा, क्या करूंगा, थर्मली मैं इनको अलग कोशिश करूंगा कि हीट करके मैं शायद इनको अलग कर सकूं। तो देखो ये क्या करेंगे, जैसे ही मैं इन्हें हीट करूंगा तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल डीएनए क्या करेंगे, ट्राई करेंगे ये ज्यादा से ज्यादा क्लोज आने की, क्या करेंगे, क्लोज आने की, मतलब ये आसानी से टूटना नहीं चाहेंगे और उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक, when we applied heat to any DNA then it's in a maximum interval it tries to come closer to each other, एक दूसरे के और पास आना चाहेंगे ताकि वो इनके बीच के जो बॉन्ड है वो टूटे ना। समझ आया ये कहानी। तो ये डुप्लीकेशन के दो कारण बन जाते हैं। डुप्लीकेशन एक तो नाइट्रोजन बेस है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री के कारण हो पाता है। समझ आया ये सारा प्रोसेस। तो ये आ जाएगा एक स्टोरी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फाइनली ये टॉपिक में बस अब बात करते हैं ये एक आखिरी पॉइंट समझ लो प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। एक आध दो प्रॉपर्टीज अगर छूट गई होंगी तो मुझे जरूर बताना। देखो एक प्रॉपर्टी जोड़ लो कि डीएनए है हमारे पास और दूसरी जगह आरएनए है। तो डीएनए को बनाने के लिए डीएनए अगर प्रोटीन सिंथेसाइज करना चाहता है, डीएनए अगर प्रोटीन सिंथेसाइज करना चाहता है तो वो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। डीएनए को अगर प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। बट आरएनए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आरएनए अपना प्रोटीन खुद ही बना सकता है, बट ये डीएनए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? आरएनए फॉर अ प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन से कि डीएनए डिपेंड्स अपॉन आरएनए बट आरएनए नेवर डिपेंड्स अपॉन डीएनए। ये है भाई, हाँ। ये अब इन दोनों में अगर प्रीडोमिनेंट बोला जाएगा, प्रीडोमिनेंट यानी होता है कि दोनों स्टेट्स की अगर प्रॉपर्टीज लिए, मतलब इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट मतलब स्ट्रक्चरली और केमिकली। तो डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट बात की जाए तो डीएनए एज अ प्रीडोमिनेंट है और आरएनए नॉन मतलब डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट नहीं है। बट अगर एक स्टडी में पाया नहीं गया, ये तो प्रूफ है कि दैट आरएनए से ही डीएनए बना है, मतलब डीएनए इन्वॉल्व्स फ्रॉम आरएनए। क्या? आरएनए से ही डीएनए बना है। इसका कारण क्या था? जैसे हमारे पास कोई एक आरएनए दिया है, ये क्या हो जाएगा? एक सिंपल स्टैंड क्या होता है? आरएनए, एक सिंपल स्टैंड, ठीक है। अब ये जैसे ही एडवांस कंडीशंस आई तो वो वायरसेस ऐसा इवोल्यूशन के कारण हुआ है। इवोल्यूशन किसके कारण होता है? म्यूटेशन के कारण। तो यहाँ भी म्यूटेशन हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ? केमिकली स्टेबल बनने की चाह आई आरएनए के अंदर भी। आरएनए के अंदर भी क्या आई? केमिकली स्टेबल बनने की चाह आई और जनरली इसमें नए नए नाइट्रोजनस बेसिस ऐड हुए। यूरासिल थायामीन्स में चेंज हो गया अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और इसमें सिंपल सा बोल दो क्या हुआ? केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? केमिकल मॉडिफिकेशन, CHEMICL, केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। केमिकल मॉडिफिकेशन के कारण एक आरएनए किसमें चेंज हो गए? डीएनए में। समझ आए? आरएनए किसमें चेंज हो गए? डीएनए में। तो वी कैन से दैट डीएनए इज इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए। हम बोल सकते हैं कि डीएनए आरएनए से बना है। चलो, तो ये किसके स्क्रीनशॉट ले लो और आई थिंक सो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बस प्रॉपर्टीज में इतना ही। होपफुली सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आया हो तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।